हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एटीजेड एकेडमी। और ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। काफी सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 11। लेक्चर 10 तक बहुत एक्सटेंसिवली हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। लेक्चर 11 में हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कई बार एक्सप्रेशंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है। उसके लिए कुछ मेथड्स यूज होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग केटर करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, वो अभी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। सो आइडिया ये है कि इस पूरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग व्हाट? मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो ये हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। ऑल्दो ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं जब हमने ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन देख के उसके ग्राफ्स बनाए थे, उसके रेंज और डोमेन देखे थे। तो यहाँ पे जो मेन एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है वो है रेंज का। ठीक है। तो यहाँ पे रेंज से काफी सारी चीजें कवर होंगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो आइए एक बार रेंज को रिविजिट करते हैं और थोड़े नए तरीके से रिविजिट करते हैं। देखिए, हमने ये बात पढ़ी थी कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में। यानी एक्स की कोई भी रियल वैल्यू अगर आप डालोगे तो जो साइन की वैल्यू मिलेगी वो आपको -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी। सिमिलरली कॉस की -1 से 1 के बीच में, टैन की -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, यानी टैन कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, कॉट कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, सेक और कॉसेक इन दोनों का रेंज जो होता है वो -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, यानी -1 से 1 के बीच में सेक और कॉसेक की कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। ठीक है। ये हमने ग्राफ वाले सेक्शन में देखा हुआ था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा और रिफाइन करके और थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं। ठीक है। तो जैसे साइन एक्स का तो रेंज हमने देखा, लेकिन अगर साइन के पावर्स हो तो उसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास साइन टू द पावर mx दिया हुआ है। ठीक है। y इज इक्वल टू साइन टू द पावर mx, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? तो इसके लिए ना दो केसेस हमें लेने पड़ेंगे। पहला केस है कि इफ m इज इवन। अगर m इवन है तो क्या हुआ, पहले चलिए ऑड ले लेते हैं, m इज ऑड। ठीक है। और दूसरा केस लेते हैं इफ m इज इवन। तो देखिए, साइन एक्स का रेंज हो जाता है -1 से 1। तो -1 से 1 यानी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं और जीरो भी पॉसिबल है। ठीक है। तो अगर इसका पावर ऑड लीजिएगा तो पॉजिटिव वैल्यूज का पावर ऑड पॉजिटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? तो अगर -1 से 1 के बीच का कोई कोई भी क्वांटिटी है और उसका कोई भी ऑड पावर लीजिए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 जा सकती है। यानी इस केस में अगर m ऑड हुआ तो साइन का रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक के बीच में होगा? -1 से 1 तक के बीच में। ठीक है। लेकिन अगर n इवन हुआ, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 इस तरीके से, तो अगर m इवन होगा तो उस केस में अगर माइनस यानी साइन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो नेगेटिव का अगर कोई भी हम इवन पावर लेते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। यानी इस केस में साइन टू द पावर mx की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इन दैट केस हमारा जो रेंज हो जाता है वो हो जाता है सिर्फ 0 से 1 तक के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू स्टिल 1 ही रहेगी। ठीक है। तो अगर साइन के बारे में हम ये कह सकते हैं तो y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर mx के बदले में भी हम यही कह सकते हैं, यानी कॉस टू द पावर mx का भी जो रेंज होगा वो यही होगा। ठीक है। अगर m इवन हुआ तो 0 से 1 और अगर m ऑड हुआ तो -1 से 1। ठीक है। फिर बात करते हैं y इज इक्वल टू tan टू द पावर mx की। ठीक है। इस केस में भी हमें दो केस लेने पड़ेंगे। इफ m इज ऑड, अगर पावर हमारा ऑड है, और दूसरा केस इफ m इज इवन, यानी पावर अगर हमारा इवन है।
तो ऑड है तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी नेगेटिव वाले का अगर ये ऑड पावर लीजिएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वाले का ऑड पावर लीजिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी यहां पे हमारा रेंज स्टिल आपका रहेगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर m इवन हो गया तो नेगेटिव वाली वैल्यूज की पावर अगर आप लोगे इवन, तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे आपकी वैल्यू जो होगी वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होती है। तो ये काफी सारा, ये जो वैल्यूज हम ये देख रहे हैं रेंज की, ये हमें काफी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड सिमिलरली y टू द पावर कॉट mx की बात करेंगे तो उसके लिए भी ये ट्रू है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉट टू द पावर mx। थर्ड केस लेते हैं कि जब y इज इक्वल टू sec टू द पावर mx लेते हैं, या फिर y इज इक्वल टू cosec टू द पावर mx लेते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में अगेन हम यही केस रिपीट करेंगे। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दो केसेस बनेंगे, m ऑड और m इवन का। ठीक है, तो सेक अगर सेक का पावर ऑड हो तो रेंज में चेंज नहीं होगा, यानी अभी भी जो आपका रेंज होगा वो होगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन अगर m इवन हुआ तो इस केस में नेगेटिव वाली वैल्यूज हमारी पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि पावर अगर नेगेटिव वैल्यूज का अगर हम इवन ले लेते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इस केस में हमारा जो रेंज हो जाएगा वो 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेंजेस हमें काफी हेल्प करने वाले हैं आने वाले सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो है कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली बाय द प्रॉपर्टी, मतलब ये बाउंडेडनेस और इनके जो इनहेरेंट कैरेक्टर है इन फंक्शंस का, उसके बेसिस पे है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस सेक्शन में थियोरी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, रादर हम क्या करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि ये एग्जैक्टली एप्लीकेशन होता कैसे है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू क्वेश्चंस। तो आइए पहला सवाल लेते हैं इसमें। ऑलराइट, so this is the first question that we have। यहां पे सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। इसमें अलग अलग टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग कर रहे हैं टाइप 1, एंड दैट इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेडनेस, यानी जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द रेंज ऑफ y गिवन बाय y इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 प्लस माइनस साइन टू द पावर 4। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें रेंज निकालना है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और इनटू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया हमारा 1, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गई। तो यानी यहां से y और कुछ नहीं बल्कि सिंपली cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर y इज इक्वल टू cos 2x है, ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा, cos x का रेंज हम जानते हैं -1 से 1। तो x में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो स्टिल जो 2x है ये अभी भी सारी वैल्यूज ले सकता है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसको हम 2x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सारी रियल वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, 2x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप कहोगे कि सर ऑड वैल्यूज को कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू जैसे मान लो 3 है तो x की वैल्यू 3/2 ले लो, तो अपने आप 2x आपका 3 बन जाएगा। तो ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो आप 2x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। यानी आप इस cos वाले फंक्शन में सारे रियल नंबर्स इनपुट कर रहे हो। तो अगर आपने सारे रियल नंबर इनपुट किए
तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगा कॉस का वो -1 से 1 के बीच में आएगा, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्टिल -1 से 1 के बीच में ही होगा, है ना, -1 से 1 के बीच में होगा, करेक्ट है। फिर बात करते हैं हम रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स। तो इसको पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू 4, सिंस यहां cos है तो मैं tan को लिख देता हूं sin x अपॉन cos x, ठीक है, और इंटू cos x। अब यहां से एक गलती आपसे हो सकती है क्या, देखिए ध्यान से, cos और cos को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 sin x, है ना। अब 4 sin x होगा, sin x का हम रेंज जानते हैं -1 से 1। तो देखिए गलती आप क्या करिएगा, आप इसको इस तरीके से कुछ सॉल्व करिएगा कि सिंस हम जानते हैं कि sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -4 लेस देन इक्वल टू 4 sin x, है ना, एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। और आप यहां से आंसर लिख दीजिएगा y की वैल्यू क्लोज इंटरवल -4 to 4, और यहां पे आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे जो tan है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डोमेन, यानी आप क्या x की वैल्यूज इनपुट कर सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने x की वैल्यू π/2 इनपुट करी, ठीक है, इस फंक्शन में y इज इक्वल टू, जिस तरीके से फंक्शन दिया हो उसको बिना मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करने के बाद हम ये चीज चेक नहीं करते, ध्यान रखिएगा, विदाउट मॉडिफिकेशन जो फंक्शन जिस तरीके का दिखता है उसमें ही हम चेक करते हैं, ठीक है। तो बिफोर मॉडिफिकेशन हमारे पास y क्या है, 4 tan x इंटू कॉस एक्स। अब यहां से x की वैल्यू अगर हम π/2 रखेंगे तो हमारा tan x नॉट डिफाइंड होगा, tan x डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में tan x को हम लिखते हैं ना sin x अपॉन cos x, तो sin π/2 की तो वैल्यू 1 हो गई, लेकिन cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी tan x बन जाएगा 1/0 का फॉर्म, और 1/0 हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू यील्ड नहीं करता है। तो यानी क्लियर है कि हम इस फंक्शन में x की वैल्यू π/2 नहीं रख सकते, -π/2 भी नहीं रख सकते, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इसका अगर हम डोमेन देखें, यानी x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, तो हम x की वैल्यूज सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी ना आप π/2 रख सकते हो, ना -π/2 रख सकते हो, ना 3π/2 रख सकते हो, ना 5π/2 रख सकते हो। ये वैल्यूज आप नहीं रख सकते इस फंक्शन में। जब ये वैल्यूज नहीं रख सकते तो देखिए इसकी वैल्यू कभी 4 आएगी ही नहीं, क्योंकि 4 आने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/2, और π/2 तो हम रख ही नहीं सकते, ठीक है। यानी ये इक्वालिटी जो आई थी वो इक्वालिटी नहीं आएगी 4 पे, यहां 4 होना चाहिए, और सिमिलरली -4 पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे हम वैल्यू -π/2 भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो सिंस हम जानते हैं कि x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकती, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, अगर x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकती तो sin x की जो वैल्यू है ना वो -1 और 1 नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। यानी इस केस में हमारा जो sin x होगा, गिवन दैट दिस कंडीशन इज वैलिड, sin x विल ओनली लाई बिटवीन -1 to 1 विदाउट इक्वालिटी। तो sin x की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, ठीक है। इन दैट केस अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब जो आपकी वैल्यू 4 sin x की आएगी वो -4 से 4 के बीच में तो आएगी, लेकिन 4 और -4 पे इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस विल इंप्लाई कि हमारा जो y का जो रेंज हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, ओपन, अब क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा बल्कि ओपन ब्रैकेट होगा, -4 to 4।
जब यहां पे अगर क्लोज ब्रैकेट डालते हैं यानी कहने का मतलब -4 और 4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने सोल्यूशन सेट में, लेकिन यहां पे सिंस ओपन ब्रैकेट डाला है यानी हमने -4 और 4 को अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारे पास है फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग साइन ऑफ रूट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स। अब देखिए, रूट की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं, तीनों का हमें रेंज निकालना है। रूट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, यानी ये जो रूट एक्स होगा, ये जो वैल्यू होगी रूट एक्स की, ये हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, यानी ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर साइन रूट एक्स का अगर हमें रेंज निकालना है, तो यानी साइन के अंदर जो भी हम इनपुट करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज इनपुट नहीं कर सकते। तो एक बार क्या करते हैं, साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, उससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे लिए। तो ये कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है, इधर भी हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए कि अगर इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं करी है, यानी आपके जो रूट एक्स की वैल्यू होगी वो इधर से इधर ही लाई करेगी। लेकिन इस तरफ भी देखिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रही है, और मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, मिनिमम वैल्यू -1 जा रही है। यानी अभी भी जो साइन है वो वैल्यूज कहां से कहां तक के बीच में ले सकता है, -1 से 1 तक के बीच में। तो अगर हम साइन ऑफ रूट एक्स का रेंज निकालें अगर, तो ये वैल्यू अभी भी कहां से कहां तक के बीच में होगी, -1 से 1 तक के बीच में। तो इसका रेंज स्टिल -1 से 1 रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स का तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी, 0 से 1, क्योंकि साइन का जब भी पावर आपका इवन हो जाता है तो हमारा रेंज कहां से कहां तक हो जाता है, 0 से 1। और सी ऑप्शन देखिए, जैसे cos 2x के लिए हमने बात करी थी, उसी तरीके से sin 3x के लिए भी बात कर सकते हैं। यहां भी अगर आप देखिएगा तो आपके इनपुट में सारे ही रियल नंबर्स जा रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको आप 3x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्लियरली आप इनपुट में जब सारे रियल नंबर डाल रहे हैं तो साइन अपना पूरा का पूरा रेंज कवर करेगा, है ना। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो sin 3x का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1 तक, यानी ये अपना फुल रेंज अचीव करेगा। ठीक है क्या, तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर बात आती है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अभी ये देखने में तो बड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 15 पाई/8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वेयर 17 पाई/8 माइनस 4x। समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से करें, लेकिन हमें यह दिख रहा है कि y इज इक्वल टू ये साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का फॉर्मेट है। तो साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल्स का सम। तो ये देखिए 15 पाई/8 और प्लस 17 पाई/8, तो कितना हो जाएगा ये 32 पाई/8 यानी 4 पाई। ठीक है, और इधर से हो जाएगा आपके पास -8x, दोनों एंगल्स का सम इनटू साइन, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए 15 पाई/8 और ये हो जाएगा आपके 15 पाई/8 माइनस 17 पाई/8, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा π/4। ठीक है, यानी 2 पाई/8 बचेगा ना, तो -π/4, और यहां से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, साइन ऑफ -π/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1/√2, एंड साइन ऑफ 4 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 8x। ठीक है क्या, तो अब देखिए बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये माइनस माइनस मिला के मैं प्लस कर देता हूं, 1/√2 साइन 8x। साइन 3x का हमने रेंज देखा था -1 से 1 तक के बीच में होता है, तो साइन 8x का भी रेंज क्या होगा, -1 से 1 तक के बीच में। यानी हम यहां से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं
कि जब भी हमारे पास साइन के एक्स का फॉर्म हो, ठीक है, इसका रेंज स्टिल आपका -1 से 1 तक के बीच में होता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को हम के एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली के यहाँ पे एक रियल वैल्यू होनी चाहिए, के बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, ठीक है क्या? और ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो ये साइन जीरो हो जाएगा। तो एनी रियल नंबर अदर देन जीरो, ठीक है क्या? तो इस केस में भी हमारा क्या होगा कि साइन 8x अपना फुल रेंज अचीव करेगा, लेकिन उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 1/√2 से। तो क्या हम यहां से ये बात कह सकते हैं कि y जो अपना रेंज अचीव करेगा वो करेगा -1/√2 से 1/√2 तक, ठीक है क्या? ये आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो इसी में नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग देखेंगे बच्चों, टाइप 2 में हम बात करेंगे व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर सेम। अगर साइन और कोसाइन दोनों का आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब उसके अंदर जो एंगल लिखते हैं हम लोग, जैसे साइन एक्स, तो एक्स यहां पे क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट। कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो गया यहां पे? आर्ग्यूमेंट। तो जब साइन और कोसाइन का आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो, तो उस केस में हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करते हैं? तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, वो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और रादर मैं x लिख देता हूं, a कॉस x प्लस b साइन x, इस फॉर्म में, जहां a और b क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है? तो इसका अब हम रेंज कैसे निकालते हैं? तो देखिए ध्यान से, इसका रेंज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से मैं a और b यानी cos x और sin x का जो कोएफिशिएंट है, cos x और sin x का जो कोएफिशिएंट है, उनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा, और उसका स्क्वायर रूट लेके मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास cos x एन प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन जाएगा? साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां से थोड़ा सा चालाकी करेंगे हम लोग। क्या चालाकी करेंगे? ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, लेट ये जो एक्सप्रेशन है a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है क्या, मैं इसको मान लेता हूं साइन थीटा, ठीक है क्या? इसको मैं क्या मान लूं? साइन थीटा। तो अगर इसको साइन थीटा मैं मानूंगा, तो आप खुद ब खुद देखिएगा कि b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा, तो ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हमने इसको साइन थीटा माना, तो ये वाला टर्म अपने आप कॉस थीटा बन जाएगा। अब अगर इसको हम यहां पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो इस केस में y जो हमारा नया एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, देखिए ये बन गया है साइन थीटा, तो ये बन गया हमारे पास साइन थीटा कॉस एक्स एंड प्लस कॉस थीटा साइन एक्स, है क्या? ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। तो यानी अब हमारे पास जो y का एक्सप्रेशन हो गया वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, यहां पे बन जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स, ठीक है? अब हमने ये बात देखी है कि साइन के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट सारी रियल वैल्यूज हो सकता है, तो साइन का रेंज कहां से कहां तक चला जाएगा? -1 से 1 तक। तो ये वैल्यू आपकी जो लाई करेगी साइन की, वो -1 से 1 तक, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इस केस में y की जो वैल्यू होगी, बताइए वो कहां से कहां तक हो जाएगी? चलिए इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूं आपको कि ये जो साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स है, ये वैल्यू आपकी कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी? -1 से 1 तक के बीच में, ठीक है? अब इसमें हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स इज लेस देन
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है क्या? अब क्लियरली हमें दिख रहा है, इनफैक्ट यहां पे मैं रूट मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो आइए वो रूट भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा इस तरफ डाल के यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है क्या? यानी ये जो y का रेंज आया वो कहां से कहां तक, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। यानी यहां पे हमारा जो रेंज आएगा वो आ जाएगा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अगर हमारे पास साइन और कोसाइन की के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दोनों सेम रहे। ठीक है? तो आइए इस पे कुछ सवाल करते हैं और फिर वहां से हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है? तो टाइप 1 में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, अब बारी आती है टाइप 2 की। ठीक है? तो टाइप 2 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग टाइप 2 इज व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर सेम। ठीक है? तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सबसे सिंपल, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है? तो यानी यहां पे आप देखिएगा तो a की वैल्यू भी 1 है और b की भी वैल्यू 1 है, तो क्या डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूं? सिंस हम लोग जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू a साइन एक्स होता है प्लस b कॉस एक्स होता है, ठीक है, या फिर आप a कॉस एक्स b साइन एक्स लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, प्रोसेस स्टिल सेम रहेगा। ठीक है? और आप ऐसे भी लिख लीजिए, चलिए a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, दोनों ही केसेस में यहां पे y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक की होती है। तो यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू 1 भी है, b की भी वैल्यू 1 है। ठीक है? तो इन दैट केस हमारा जो रेंज हो जाएगा, क्लियरली हम कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है तो y का रेंज हो जाएगा रूट ओवर, यानी फ्रॉम माइनस a भी 1 b भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 से लेकर रूट 2 तक। सिंपल। ठीक है क्या? ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5। ठीक है? तो देखिए ये 5 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसके बारे में चिंता तो करनी नहीं है हमें। चिंता किसके बारे में करनी है? 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स की। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इसमें 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5। अब सिंस की हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बना रखा है और वो फॉर्मूला हमें याद है, तो हम इस वाले पार्ट को अगर अभी फोकस करें, फॉर द बिंग प्लस 5 हम छोड़ देते हैं। तो इसका जो रेंज आएगा, बताइए कहां से कहां तक आएगा? माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 से लेकर, यानी ये रूट 25, यानी कितना बन रहा है, चलिए फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये बन रहा है। यानी ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये कहां से कहां तक के बीच में हो गई? -5 से 5 तक के बीच में। ठीक है? अब इसमें आप क्या कर रहे हो? 5 ऐड कर रहे हो, तो मिनिमम वाले में भी 5 ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम वाले में भी 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो इस केस में हमारा रेंज बन जाएगा, मिनिमम में भी 5 ऐड कर दीजिए तो वैल्यू हो गई 0, मैक्सिमम में भी 5 ऐड कर दीजिए तो वैल्यू क्या हो गई 10, और ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू log बेस 2 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10। ठीक है? अभी तक रेंज निकालते समय ये बात तो हमने समझ ही लिया है कि रेंज निकालना बेसिकली क्या होता है, y की मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक का जो वैल्यू आता है, बीच की वैल्यू, वही हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है।
अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज देखी है। यानी हमें यहां पे भी क्या करना है, अगर इस फंक्शन का रेंज निकालना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा तो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, हर बार हम मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज नहीं लिखते, कब कब नहीं लिखते, ये बातें हम लोग इन डिटेल तब और भी ज्यादा करेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग यहां पे आपको जितने भी सवाल मिलेंगे उसमें मेजॉरिटी नहीं, 99% ऑफ द केसेस में आपको जो आंसर लिखना है वो मिनिमम टू मैक्सिमम लिख देना है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि 99% केसेस क्यों, 1% कौन सा ऐसा केस होता है जहां मिनिमम टू मैक्सिमम हमारा रेंज नहीं होता है? तो आप सिंपल सा एग्जांपल सेक एक्स का ही देख लीजिए। सेक एक्स का रेंज, सेक एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस इंफिनिटी। लेकिन सेक एक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तो नहीं होता, उसमें से -1 से 1 तक के बीच का फंक्शन क्या, बीच की वैल्यूज क्या होती हैं, गायब होती हैं। ठीक है, यानी सेक एक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी तक ही जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्शंस रहेंगे आपके पास, लेकिन जैसे कि मैंने बोला 99% ऑफ द केसेस में आपको आंसर निकालना पड़ेगा फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन हमें दिया हुआ है तो इसका रेंज निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसका रेंज हम पहले निकाल लेते हैं। तो 3 साइन एक्स, अगर इसको हम जो वेरिएबल पार्ट है उसी को सिर्फ अलग कर दें तो हम बस बात करते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स की। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने प्लस के लिए पढ़ाया था, माइनस के लिए नहीं पढ़ाया था। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए ही ये बात वैलिड है। यानी आपके पास y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बी साइन एक्स हो, या फिर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स हो। दोनों ही केसेस में y का जो रेंज होता है वो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है। तो आप बोलोगे माइनस वाले के लिए क्यों होता है? क्योंकि जब माइनस होगा तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था वहां पे साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स के बदले में साइन ऑफ थीटा माइनस एक्स हो जाएगा। यानी आर्ग्यूमेंट में चेंज हो रहा है, और आर्ग्यूमेंट स्टिल हमारी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, तो साइन भी अपना पूरा का पूरा रेंज अज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इस केस में ये जो वैल्यू होगी ये बताइए कहां से कहां तक हो जाएगी। तो हमने अभी अभी देखा था कि ये रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस रूट प्लस 4 स्क्वायर मिलके 5 बनाता है, यानी ये जो वैल्यू हमारी होगी वो -5 से 5 तक के बीच में होगी। क्लियर है? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 15 ऐड कर रहे हैं और 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब खुद बताइए कि y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी log बेस 2 इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू। और पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होने के लिए 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स मिनिमम होना चाहिए। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या थी, -5। ये हो गया -5 प्लस 15 अपॉन 10, यानी ये बन गया log ऑफ 1 बेस 2। और log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और y की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इस केस में 5 हो जाएगा प्लस 15 अपॉन 10, यानी ये हो गया log ऑफ 2 बेस 2। और ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो देयरफॉर हमारा जो रेंज बन जाएगा वो कहां से कहां तक के बीच में बन जाएगा, 0 to 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके का कुछ सवाल है। 3 साइन स्क्वेयर प्लस 6 कॉस स्क्वेयर माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 5, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप देखोगे कि ये उस फॉर्म में तो नहीं है जिस फॉर्म में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्म पढ़ा है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का, या फिर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का। ये उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, यहां तो स्क्वायर टर्म है। तो एक काम करेंगे कि हम पहले उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी पहले हमें एफर्ट जो लगाना पड़ेगा वो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने में लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि देखिए, ये 4 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको तो हम 2 साइन 2 एक्स लिख सकते हैं।
है ना। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है क्या। और कॉस स्क्वायर एक्स को हमें क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये हम लिखना जानते हैं। तो ये वैल्यूज हम यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन y बनेगा वो इस बार बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2x by 2 and minus 2 sin 2x and plus 5। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ले लेते हैं। तो यहां से 3/2, यहां से 6/2, मिलके 9/2 हो गया और प्लस 5, ठीक है, तो ये मिलके हो गया 19/2। ठीक है, अब क्या है, cos x वाले साथ में ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 6/2 cos x माइनस 3/2 cos x मिलके बन गया 3/2 cos x, यानी cos 2x, सॉरी। और यहां पे हमारे पास माइनस 2 sin 2x बचा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये 19/2 तो रहने ही देते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 cos 2x माइनस 4 sin 2x। अब यहां पे देखिए दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है, सेम है। तो हम जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होगी, ये -5 से 5 तक के बीच में होगी। ठीक है क्या, तो यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो हाफ से डिवाइड हो रहा है, ये बन जाएगा आपका -5/2 से 5/2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही निकालना है हमें, तो बताइए y की मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 19/2 और -5/2, तब सॉरी +5/2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, मिनिमम वैल्यू के लिए ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेनी चाहिए, तो ये -5/2 हो गया, तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा 14/2, दैट इज 7। ठीक है, तो इस केस में देयरफॉर हमारा जो रेंज हो जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। और यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या था, b, तो देयरफॉर b की वैल्यू हो गई 7, और a हमारा मैक्सिमम था, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 5 sin x प्लस π/6 प्लस 3 cos x। अब देखिए यहां पे एक मिस्टेक होती है, जनरली जल्दीबाजी में हम मिस्टेक कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट्स इस तरीके से सॉल्व कर देंगे कि ऑब्वियसली साइन का कोएफिशिएंट यहाँ क्या दिखा 5, कॉस का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिखा 3, तो √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी √25 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो √34 हो जाएगा। यानी यहां से हम सीधे सीधे y का रेंज लिख दें -√34 से लेकर +√34 तक, लेकिन ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा मैं समझाता हूं। क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके लिए एक बहुत बेसिक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि साइन का जो आर्ग्यूमेंट और कॉस का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहां सेम नहीं है, क्योंकि साइन का आर्ग्यूमेंट है x प्लस π/6 और कॉस का आर्ग्यूमेंट है x, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए करते हैं। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 5 टाइम्स, इस एक काम करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं साइन a प्लस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा साइन x, है ना, इंटू कॉस π/6। कॉस π/6 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2 प्लस कॉस x इंटू साइन π/6। साइन π/6 कितना हो जाता है हाफ, और ये बन जाएगा +3 cos x। ठीक है क्या, तो यहां से हो गया y इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5√3/2 साइन x। ठीक है, और यहां पे बनेगा 5 इंटू हाफ, दैट इज 5/2 cos x, और यहां पे 3 cos x ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये मिलके कितना बन जाएगा
और 6 + 5 दैट इज 11/2 cos x। ठीक है, अब देखिए यहां पे वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास साइन और cos x के साइन और cos के दोनों के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो यहां से हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कहां से कहां तक के बीच में हो जाएगी? -√a²। तो यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 × 3 75/4। तो ये बन गया 75/4 और ये बन जाएगा आपका 121/4। ठीक है, से लेकर √75/4 प्लस 121/4 यानी इफेक्टिवली हो गया 196/4। तो 196/4 सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 4 और 9 49 बन जाएगा। तो यानी ये बन गया y की वैल्यू कहां से कहां तक? -7 से 7 तक। और ये आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं, सिमिलर ही है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद से अप्लाई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और फाइनली यहां पे आके चेक कीजिए कि आपने जो आंसर निकाला और यहां पे हमने जो आंसर निकाला है वो दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके और आप शुरू हो जाइए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वापस से यहां पे वही कंडीशन है कि साइन और कोसाइन के आर्ग्यूमेंट्स क्या है? सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करें? करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले एक्सपैंड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन a प्लस बी से एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन x cos π/6 यानी √3/2 प्लस cos x इंटू साइन π/6 दैट इज हाफ। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं cos a माइनस बी के फॉर्मूले से। cos a माइनस बी को कैसे एक्सपैंड करते हैं? cos a, तो यहां से बन जाएगा cos x cos b cos π/3। cos π/3 कितना हो जाता है? हाफ, एंड प्लस साइन a, इस केस में साइन x, और साइन π/3 कितना हो जाता है? √3/2। ठीक है, तो ये हमने एक्सपैंड कर दिया। अब क्या करते हैं? साइन वाले सारे टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। तो यहां पे साइन का कोएफिशिएंट √3/2 था और यहां पे साइन का कोएफिशिएंट ये देखिए 3√3/2 है। तो मिलके 4√3/2 यानी 2√3 हो गया। तो 2√3 हो गया साइन एक्स का कोएफिशिएंट। फिर कॉस का कोएफिशिएंट क्या होगा? यहां से 3/2 और यहां से 1/2 यानी 4/2, यानी यहां पे हो गया 2 cos x। अब ये a sin x प्लस b cos x का फॉर्म आ चुका है। तो अब हम अपना आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि y का रेंज जो हो जाएगा फ्रॉम -√a², तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 12 एंड प्लस b² दैट इज 4 से √12 + 4। ठीक है, 12 + 4 कितना होता है? 16। यहां से हमारा रेंज हो गया फ्रॉम -4 to 4 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखना चाह रहे हैं वो काफी कंक्रीट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब दिया हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस y में देखिए ये 17 वाला पार्ट तो फिक्स है, जो वैरी कर रहा है पार्ट वो तो ये वाला पार्ट वैरी कर रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया 5 sin x एंड प्लस 12 cos x। तो बताइए इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? √5² प्लस 12² कितना हो जाता है? 25 प्लस 144 यानी 169 यानी 13, यानी इसका रेंज हो जाएगा -13 to 13। ठीक है, अब देखते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो कोई भी फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो न्यूमरेटर मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम, तो बताइए न्यूमरेटर मैक्सिमम कब होगा और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? अब ऐसा मत करिएगा कि न्यूमरेटर मैक्सिमम, आप अगर सिंस एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है, तो
ऐसा मत करिएगा कि यहां अगर मैक्सिमम के लिए आपने 5 रखा तो यहां -5 रख दीजिएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है, एट अ टाइम सेम ही वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो y मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम क्लियरली हमें दिख रहा है कि जब ये मैक्सिमम होगा तभी हो सकता है। तो इस केस में y मैक्सिमम हमारा हो गया 17 प्लस मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 13 अपॉन 17 माइनस 13। ठीक है, तो ये हो गया 30 एंड यहां से हो गया 4, तो 30 अपॉन 4 हो गया, दैट इज 15 अपॉन 2। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब न्यूमरेटर मिनिमम, तो 17 माइनस 13 अपॉन 17 प्लस 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 30, ये हो गया 2 अपॉन 15। ठीक है क्या, तो देयरफॉर हमारा जो मैक्सिमम और मिनिमम ही निकालना था, तो मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें वो है टाइप 3, व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट और अ क्वाड्रेटिक इन साइन एंड कोसाइन कैन बी फॉर्म। तो हम लोग ज्यादा फोकस इस बात पे करेंगे कि अगर हमारे पास साइन और कोसाइन में क्वाड्रेटिक बन पाए, अगर हमारे पास मान लीजिए आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि साइन और कोसाइन में क्या बन जाए, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक बन जाए, और फिर क्वाड्रेटिक से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है कि y इज इक्वल टू, लेट अस से, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम बना पाते हैं a साइन x में, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि भाई मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सो मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला चीज थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेट अस से मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और कांस्टेंट को हम बाहर ही रहने देंगे। ठीक है क्या, तो सबसे पहला काम हम ये कर लेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू अ टर्म है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करिए क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहां पे a स्क्वायर का फॉर्म तो आपको दिख ही रहा है, 2a, और ये b का फॉर्म है। तो अगर इसका स्क्वायर हमारे पास इसमें एडेड होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो कोई बात नहीं, हम ऐड कर देते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने से तो कुछ ऐड कर नहीं सकते एक्सप्रेशन में, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन रहा। अब आप देखिएगा तो ये बन जाएगा ये वाला पूरा टर्म x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसको मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल रहा हूं। तो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो ये a से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा, तो a से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और ये देखिए आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, एंड प्लस इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लें, या फिर इसको माइनस करके लिख लेता हूं मैं ऐसा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है क्या, तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसी तरीके से साइन और कोसाइन का अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसके बाद और भी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ठीक है,
तो इसको ना हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके ही देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट अस से फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। अब यहां पे देखिए दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि एक टर्म हमारे पास sin x का है, तो अगर ये किसी तरीके से साइन स्क्वायर x के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। तो आइए एक्सप्रेस कर देते हैं। हमें पता है कि cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस 3 साइन x। प्रोसेस वही रहेगा हमारे पास जो अभी अभी हमने सीखा। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का कोएफिशिएंट बाहर निकाल लेंगे। तो -2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x, और यहां हो जाएगा -3/2 साइन x। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको याद है क्या करना है, साइन x के कोएफिशिएंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस 2, यहां देखिए ध्यान से, ये बन गया साइन स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 3/4 साइन x, ठीक है। और ये वाला जो टर्म जो बचा है इसी का स्क्वायर हमें क्या कर देना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो कर देते हैं। यहां पे हो गया 9/4 ऐड और 9/4 सब्ट्रैक्ट। अब देखिएगा तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। और ये इधर बाहर निकलेगा तो -2 से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, तो ये बन गया प्लस 9/2। आप चाहें तो 1 और ये 9/2 को साथ में कर लीजिए, तो ये बन गया 11/2 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन x माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अब यहां पे बात आती है y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी अगर इवन पावर वाला टर्म है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। यानी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन 0 तभी होगा जब आपके पास साइन x इज इक्वल टू 3/4 हो। अब यहां से आपको देखना है कि क्या साइन x की वैल्यू 3/4 पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि साइन x का रेंज होता है -1 से 1। तो यहां से जो वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो रहा है, साइन की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर -1 से 1 के बीच में नहीं आई तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो साइन की वैल्यू हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पे क्लियरली जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालनी है, तो 11/2 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ वेरिएबल वैल्यू माइनस कर रहे हो। तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, और इसकी वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये स्क्वायर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। और स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू होती है 0, और उसके लिए साइन एक्स की वैल्यू है 3/4। 3/4 -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 11/2 -2 इंटू 0 दैट इज 0। तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू अब इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान दीजिए मिनिमम वैल्यू कहां होगी। मिनिमम वैल्यू हमेशा आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। तो मैक्सिमम कैसे निकालें, ध्यान दीजिए, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 माइनस 1/4। अब इसकी जो मिनिमम, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो आइदर ऑफ द एंड्स पे लाई करेगी। आइदर ऑफ द एंड्स कहने का मतलब या तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगी, या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम होगी। और वो हम चेक कर सकते हैं कैसे, तो जब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो 1 माइनस 3/4,
इसका स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16 आ गया, ठीक है क्या। और साइन एक्स इज इक्वल टू -1 रखिएगा तो ये -1 -3/4 यानी -7/4 का स्क्वायर है ना। ये -7/4 का स्क्वायर यानी आपके पास बनेगा 49/16। क्लियरली ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, ठीक है ना, ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कहां पे होगी, आइदर ऑफ द एंड्स पे होगी, या तो या तो 1 पे होगी या फिर -1 पे होगी। वो चेक कर लेना है आपको कि कहां पे होगी। तो क्लियरली इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो -1 पे आ रही है, और -1 पे वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जा रही है, 49/16। तो रख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 11/2, ठीक है। सॉरी, यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। 3/4 का स्क्वायर 9/16 होगा, है ना। तो 9/16 लिख देते हैं। अच्छा हुआ अभी हमने पकड़ लिया इसको। 9/16 यहां पे हम 9/8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 9/8 हो जाएगा, और यहां पे आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/8, ठीक है क्या, 17/8। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी 11/2 वो कितनी हो जाएगी, 17/8, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 17/8 -2 इंटू कितना आया, 49/16, ठीक है, यानी 49/8। तो 49/8 और 17/8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -32/8, सॉरी 16 ही लिख रहा हूं मैं, क्या, -32/8 दैट इज -4, ठीक है। तो ये -4 आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, यानी यहां से रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया फ्रॉम मिनिमम दैट इज -4 टू मैक्सिमम दैट इज 17/8। एक और तरीका है आप मिनिमम देखने का। तो क्लियरली आपने मिनिमम यहां पे कहां पे निकाला है, साइन एक्स इज इक्वल टू -1 पे, साइन एक्स इज इक्वल टू -1 पे ही मिनिमम वैल्यू निकाली है ना। तो एक काम करिए ना कि इसी एक्सप्रेशन में आप साइन एक्स इज इक्वल टू -1 डाल के देख लीजिए, आपका मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहां से जो आपने मिनिमम निकाली है वो यहाँ पे मैच होनी चाहिए। साइन एक्स इज इक्वल टू, ये चीज मैंने कैसे पकड़ ली कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, वो यहीं से पकड़ ली कि हमने जो फाइनल मुझे आंसर आता हुआ दिख रहा था वो एक नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा था, यानी इंटीजर नहीं दिख रहा था। अगर अगर याद करिए यहाँ पे 11/2 था और यहाँ पे वैल्यू आ जाती 49/8, तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू बनती हुई नहीं दिख रही थी मुझे। और क्लियरली यहां से मैं देख पा रहा हूं कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1 डालने पे ये एक जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो 1 -2 और -3 मिलके -4 मिलना चाहिए। तो क्लियरली वाई मिनिमम हमारा -4 आ रहा है, यानी हमने जो कैलकुलेशन किया है वो अब सही किया है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये बात ध्यान में रखिए, यहां पे सीखने वाली कौन सी बात थी और ध्यान में रखने वाली कौन सी बात थी कि सबसे पहले तो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो हमने सीखा। और दूसरी बात यह है कि स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, लेकिन 0 होने के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइन या कॉस की वैल्यू होनी चाहिए वो उसके रेंज में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 3/4 होगी तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 3/4 हमारे रेंज में आता है -1 से 1 की, तो 3/4 ये अज्यूम कर लेगा। अगर ये केस नहीं होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/4 के बदले में 3/2 होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 3/4 के बदले में 3/2 होता, तो क्या गलत हो जाता और क्या तरीका होता सॉल्व करने का। क्योंकि अगर ये 3/2 होता तो ये एक्सप्रेशन अब 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 0 होने के लिए साइन एक्स की वैल्यू 3/2 होनी पड़ेगी, और 3/2 तो साइन एक्स के रेंज से ही बाहर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा एंड्स पे लाई करेगा, यानी या तो -1 पे या फिर 1 पे। वो चेक कर लीजिए आपको कहां पे मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम मिल रही है, ठीक है क्या। जैसे एग्जाम्पल में हम करके भी देखेंगे ये। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आपको कॉस का दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख लेता हूं, ठीक है। तो लेट्स राइट इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स माइनस
20 cos x एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 साथ में ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये cos स्क्वायर एक्स और प्लस 20 cos x लिखा हुआ है। तो इस 20 को मैं क्या लिख देता हूँ ना, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 10 इंटू cos x। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब आपको बात समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स, 2 cos x का कोएफिशिएंट क्या बचा 10, तो हम 10 का स्क्वायर करके इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 इंटू cos x, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो हमने 100 इसमें ऐड कर दिया और 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके 100 जब बाहर निकालोगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी 102 माइनस, ठीक है क्या, 102 माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, cos x एंड प्लस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। अब बात आती है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। तो देखिए y मैक्सिमम और y मिनिमम क्या क्या होगा। देखिए ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम के लिए मैंने बताया है मैक्सिमम आइदर ऑफ द एंड्स पे लाई करेगा, यानी या तो cos x इज इक्वल टू 1 पे या फिर cos x इज इक्वल टू -1 पे। क्लियरली हम देख रहे हैं कि cos x इज इक्वल टू 1 लीजिएगा, ठीक है, तो ये 11 स्क्वायर दैट इज 121 बनेगा, -1 लीजिएगा तो 9 स्क्वायर दैट इज 81 बनेगा। तो क्लियरली अगर y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये मैक्सिमम cos x इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 102 माइनस 11 स्क्वायर दैट इज 121, यानी ये हो गया -19। ठीक है क्या, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो आ गई y की वो -19 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, तो देखिए मैक्सिमम के लिए स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 0 होने के लिए cos x की वैल्यू -10 होनी पड़ेगी, और -10 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि cos x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो -10 तो वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में मैंने बताया था साइन वाले के लिए, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे केसेस में हमारा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हमारे एंड्स पे लाई करता है। तो अगर हमारा मैक्सिमम इसका 1 पे लाई किया है तो मिनिमम कहां पे लाई करेगा, -1 पे। तो -1 पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 102 और -81, तो ये कितना हो गया 31। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा y की वैल्यू फ्रॉम -19 टू 31। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम 1 और -1 पे ही लाई किया है, cos x की वैल्यू 1 और cos x की वैल्यू -1 पे, तो हम जो क्वाड्रेटिक बनाए थे उसमें cos x की वैल्यू 1 और -1 डाल के देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 एंड दिस इज 20, तो 21, 2 - 21 इज -19, तो मिनिमम आ गया। और मैक्सिमम कहां पे आया था, मैक्सिमम आया था -1 पे, तो -1 डाल दो आप, तो -1 यहां पे डालोगे तो ये 1 और यहां पे -20, तो ये हो गया -19, तो 2 माइनस ऑफ -19 है ना, तो ये 21 होगा ना, 31 हमने लिख दिया है, गलत हो गया। देखिए हमने वेरीफाई करके अपना आंसर सही कर लिया ना, तो ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। तो दिस इज 21 ना कि 31। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपने आंसर्स भी किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो ताकि एग्जामिनेशन में ऐसे मिस्टेक्स ना हो आपसे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगेन आपके पास एक कॉस में स्क्वायर क्वांटिटी है। तो पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये बन गया cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो इसको एक काम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्लियरली 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो 2 स्क्वायर हमने ऐड किया और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 13। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू
cos x -2 का होल स्क्वायर और ये बन गया +9। ठीक है, क्लियरली इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर है वो मिनिमम होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा? देखिए, मैक्सिमम हमने हमेशा बात करी है कि वन ऑफ द एंड्स पे होगा। तो अगर cos x इज इक्वल टू 1 डालते हो तो ये -1 स्क्वायर 1 होगा। cos x इज इक्वल टू -1 डालते हो तो -1 -2 यानी 3 स्क्वायर दैट इज 9, यानी इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू 18 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू स्क्वायर क्वांटिटी की होती है 0, लेकिन यहां पे 0 होने के लिए cos x को बनना पड़ेगा 2, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही हमारे एंड पे लाई करता है। तो अगर हमने देख लिया कि मैक्सिमम -1 पे लाई करता है तो मिनिमम कहां पे लाई करेगा? 1 पे लाई करेगा। तो cos x इज इक्वल टू 1 डाल दो तो ये हो गया हमारा 10। तो देयरफॉर हमारा जो रेंज हो जाएगा वो कहां से कहां तक के बीच में हो जाएगा? 10 to 18। वेरीफाई कर लेते हैं कि जो आंसर हमने निकाला है वो सही है कि नहीं। तो -1 पे हमारे पास मैक्सिमम था तो -1 डाल देते हैं, तो ये 1 + 4 एंड 13 दैट इज 18, ये सही आ गया। मिनिमम 1 पे आया था तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 4 दैट इज -3 एंड +13 दैट इज 10। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो आपको आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा कि जो आंसर आपने निकाला है वो कैलकुलेशन उसमें कहीं ऐसी तो मिस्टेक नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ जाए। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप 3। अब बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 में हम लोग क्या करेंगे? मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टैन कॉट साइन कॉसेक एंड सेक कॉस। इसमें जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात यह है, ठीक है, कि एक कॉन्सेप्ट होता है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, अभी दो की ही काम आएगी हमारे लाइफ में, तो हम दो के ऊपर ही बात करते हैं। तो इफ A एंड B आर टू रियल पॉजिटिव नंबर्स, रियल एंड पॉजिटिव नंबर्स, तो उस केस में हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो हम डिफाइन करते हैं, इनफैक्ट ये अर्थमेटिक मीन तो आप किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन कर सकते हो, नेगेटिव के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम लोग पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे क्योंकि ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हम डिफाइन करते हैं दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2 से, और ज्योमेट्रिक मीन हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड। यानी यहां इस रिलेशन से अगर हम बोलें तो हमारे पास हो जाता है a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग अपना मेथड डिवाइस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे पास फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा है। सॉरी, अब यहां पे देखिए AM GM वाला काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा वेरिएबल है और ए और बी दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पूरा टर्म क्या हो गया? नेगेटिव, वो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो रिलेशन यूज कर लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a², मतलब जो टर्म है हमारे पास a² tan² थीटा, ठीक है, उनका सम, तो b² cot² थीटा, इन दोनों टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन ये रिलेशन हम किस पे लगा रहे हैं? a² tan² थीटा और b² cot² थीटा पे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a² tan² थीटा इंटू b² cot² थीटा। अब tan² थीटा इंटू cot² थीटा तो क्या हो गया? 1 हो गया, है ना? और यहां पे रूट अंडर a² इंटू b² बचेगा,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए बी। तो ए बी सॉरी, तो यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे वैल्यू ए बी आ गई थी और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2ab। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी 2ab। और y की निकालनी क्या थी हमें, मिनिमम वैल्यू। तो बताइए y की मिनिमम वैल्यू 2ab के बराबर या उससे हमेशा बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2ab। so in this case y minimum is equal to 2ab। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम एएमजीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने एएमजीएम वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया था और क्यों बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि जब हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो ये इधर वाला टर्म क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। और जब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हुआ तभी हम कह पाए कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab आएगी। क्योंकि यहां पे जब आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी वो थीटा की कुछ ऐसी वैल्यूज आपको यहाँ पे अज्यूम करके डालनी पड़ेंगी जिसके लिए वो मिनिमम वैल्यू आए। तो जब भी आपको कभी भी एक वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो यहां से अगर देखिएगा, अगर मैं डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का कॉन्सेप्ट लगा देता हूं। ठीक है, यहां पे भी चलिए मैं कंडीशन ये दे देता हूं कि हमारा ए और बी दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, यहां पे अगर आप ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर कॉसेक स्क्वेयर थीटा बाई 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये देखिएगा, तो ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा इंटू बी स्क्वेयर कॉसेक स्क्वेयर थीटा। अब यहां पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो आया ही नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यहां से इस रिलेशन को लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह फायदा तभी होता जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता। ठीक है, यानी इस फॉर्म में तो हम एएमजीएम नहीं लगा सकते। पिछले में टैन और कॉट था और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, इसलिए वहां पे एएमजीएम लगाना बुद्धिमानी थी, यहां पे बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, और चाहे तो टैन और कॉट के टर्म्स इसमें हम डाल सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के बारे में हम जानते हैं ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए टैन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इस केस में देखिए ये y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस, अब आपके पास आ गया ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसकी तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है, और ये y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मिनिमम हो जाए। तो थोड़ी देर पहले ही पिछले सवाल में इसकी मिनिमम वैल्यू हमने निकाली थी 2ab, तो हम डाल देंगे यहां पे। तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी यहां से आपकी मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो क्या आ गई, a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है क्या, अगर मान लीजिए यहां पे ए बी रियल पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, यानी ए बी अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, तो उस केस में फिर हमें कंडीशंस लेने पड़ेंगे, ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि क्या आती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है,
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 18 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए एम जी एम लगाना हमारे लिए काफी आसान है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहां पे भी एक कैच है। कैच क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए हमने ये रिलेशन बताया तो सही कि ये हमारा a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि जब भी इक्वालिटी हो रही है तभी होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो अगर ए एम इक्वल टू जी एम होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है। अगर इन दोनों को इक्वल कर दीजिए तो देखिए तो ध्यान से क्या हो रहा है, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी आ गया, और इसको इस तरफ लाइएगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, है ना, माइनस टू रूट ए बी, है ना। और इसको ध्यान से देखिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, है ना। और अगर ए एम इक्वल टू 0 हुआ तो यानी कहने का मतलब कि ये वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ये वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक स्क्वायर क्वांटिटी इक्वल टू 0 कब होता है, जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो इस केस में रूट ए इज इक्वल टू रूट बी होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यानी ए एम इज इक्वल टू जी एम हमारा तभी होता है जब ए इज इक्वल टू बी हो जाए। बात समझ में आई, क्लियर है। अब यहां पे इस सवाल में देखते हैं, ठीक है। यहां पे हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि जब हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये कब हो रहा है, जब ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जा रही हैं, इक्वल। y यानी यही है ना, ये am इज इक्वल टू जब gm हुआ तभी तो आपने बोला कि y मिनिमम इज इक्वल टू 2ab हो गया, क्योंकि यहां आपने इक्वालिटी ले ली ना। यानी कहने का मतलब यहां आपने इक्वालिटी ले ली, यानी कहने का मतलब यहां आपने इक्वालिटी ले ली। तो इस इक्वालिटी का जो साइड इफेक्ट था वो कब हुआ, मतलब ये इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है, तब जब आपके पास ए स्क्वेयर टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा हो। यानी अगर आप कॉट स्क्वेयर थीटा को 1 बाई टैन स्क्वेयर थीटा लिख दीजिए तो इस केस में आपके पास टैन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर होना चाहिए, विच इज फेयरली पॉसिबल क्योंकि टैन वैसे भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी हमने उसी का कॉन्सेप्ट का यूज किया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी अगर हम देखें तो अगर एम जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखते हैं कि ये हमारे लिए फ्रूटफुल होता है कि नहीं। तो अगर एम हमने लिखा तो दिस प्लस दिस बाई टू, तो मैं सीधे सीधे वाई बाई टू लिख देता हूं, चलेगा ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास कितना आया, 8 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 18 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, यानी ये आ गया आपके पास 8 इंटू 18, ठीक है। और चाहे आप तो ये 16 इंटू 9 लिखा हुआ है, यानी ये हो गया 12। तो इसके हिसाब से आपका जो y का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखें कॉस और साइन के लिए हमेशा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ये तब आएगी जब आपके पास 8 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 18 कॉस स्क्वायर थीटा हो, ठीक है ना। तो यानी यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हो तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 18, या फिर आप इसको 4 अपॉन 9 लिख सकते हो, ठीक है क्या। तो कॉस 4 थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 9 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कॉस का पावर अगर इवन होता है तो उसका रेंज हो जाता है 0 से 1 तक। लेक्चर के शुरुआत में ही हमने देखा था। और cos टू द पावर 4 थीटा का रेंज होता 0 से 1, और ये वैल्यू आ रही है 4/9, यानी यहां से क्लियरली थीटा एक रियल वैल्यू होगी। यानी ये एग्जिस्ट, यानी ये स्टेटमेंट जो है इसके करेस्पॉन्डिंग थीटा की रियल वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी यहां से अगर मैं बोलूं कि y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू 24 होगी, ये गलत नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए हमारा सीन थोड़ा उल्टा होता, यानी
ये क्वेश्चन इस तरीके से ना देके क्वेश्चन दिया होता आपके पास y इज इक्वल टू 18 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर कहानी आपकी अलग हो जाती। क्यों? क्योंकि इस केस में ये वाला टर्म तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। अगर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm करके आप निकालोगे तो y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से तो आपका 18 इंटू 8 ही आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी यहां से भी आपके पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ठीक है क्या? और आप कहोगे कि y मिनिमम हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, 24। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको 24 मिनिमम वैल्यू लेने के लिए, इसकी मिनिमम वैल्यू 24 आने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए था, 18 सेक स्क्वायर थीटा। 18 सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होना चाहिए था, 18 सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए था 8 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा को अगर आप 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो तो ये इधर आके बन जाएगा आपका कॉस 4 थीटा, और यहां से कॉस 4 थीटा की वैल्यू ना 18/8 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos 4 थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। बात समझ में आई क्या? यानी इस केस में ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये जो मिनिमम वैल्यू 24 आपने लिखा है, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो हमेशा साइन और कॉस में आप ये चीज हमेशा देख लिया कीजिए। ठीक है? अब बात आती है कि ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे जहां पे हमारे पास इस तरीके से सिचुएशन आए। और दूसरा ये भी एक फैक्टर बनता है कि ऐसे हम बार बार, कितनी बार ऐसे हम बार बार टेस्ट करते रहेंगे। अगर मान लीजिए कभी हमारे दिमाग से ये बात उतर गई कि हमें यहाँ पे जाके चेक करना है, तो फिर तो हम आंसर गलत मार के आ जाएंगे। ठीक है, आंसर हम अपना गलत मार्क करके आ जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें दो चीजें देखनी है। एक, कि हम ये वाली मिस्टेक गलती से भी ना करें, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक पेज ऐड करके और फिर आपको वो चीजें सिखा देता हूं। ठीक है, सो लेट्स ऐड अ पेज हियर। ठीक है, आइए। तो दोनों ही चीजें, मतलब एक यहां पे एक तीर से दो निशाने करने हैं हमें। क्या? कि वो मिस्टेक ना हो, उसके लिए ऐसा कौन सा मेथड हो, और वैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो उसके लिए कौन सा मेथड हो। ठीक है, तो देखिए, तरीका ये है कि ये मिस्टेक ना हो। ये ऐसी मिस्टेक आपसे कब होगी, साइन और कॉस वाले टर्म में ही होगी। टैन और कॉट के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, आप बिंदास एएमजीएम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, यहां पे आपको करने के लिए क्या करना है, एक काम करता हूं, मैं एग्जाम्पल से ही लेके चलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू, क्या हमने एक्सप्रेशन लिया था, 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो मेरे पास है 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। अब देखिए कैसे। तो मैं 8 में से 2 कॉमन बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये है हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हमारे पास है प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और ये 3 सेक थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, +2ab या फिर -2ab। तो हम करेंगे -2ab। तो -2 इंटू ए के बदले में मैं क्या लिख दूंगा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, और बी के बदले में क्या लिख दूंगा, 3 सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू 3 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? एक काम करता हूं, मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 कॉस थीटा इंटू 3 सेक थीटा। ये हमने माइनस किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू 3 सेक थीटा। ठीक है, ऐसा करिए आप। समझ में आया आपको करना क्या है? तो ये आपको अगर दिख रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो हमने क्या किया, यहां पे -2ab कर दिया और +2ab कर दिया।
बात समझ में आई? अब देखिए यहां ध्यान से, तो 2 यहां पे रहा, ये मिलके हमेशा हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी क्लियरली यहां से आपको दिख रहा है कि ये बन रहा है 2 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये cos थीटा इंटू sec थीटा तो मिलके 1 हो गया, तो इफेक्टिवली क्या बन जाएगा? ये प्लस 12, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं, तो ये बन गया प्लस 24। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, क्लियरली यहां ये एक्सप्रेशन ट्रू होने के लिए, ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, ये स्क्वायर है, तो y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। ठीक है, तो स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो एक बार फटाफट हम चेक कर लेते हैं कि 2 cos थीटा और माइनस 3 sec थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? तो इज इक्वल टू 3 sec थीटा कर लिया हमने, और यहां से सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा करोगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी ये हमारा काम नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क। अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि अब हम अगर यहां पे मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट है उतना सेक स्क्वायर थीटा हम उसके साथ में डाल देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 10 सेक स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ रही है? प्लस अब हम लिखेंगे यहां पे 8 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात? देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले हम सिखाएंगे और फिर बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस केस में देखिएगा कि अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना y इज इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कर देते हैं, तो -2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया और प्लस 2। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 मैं बाहर ही निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 16। ठीक है, और प्लस 8 टाइम्स, अब यहां पे देखिए ये बनेगा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो इस y की मिनिमम वैल्यू होने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट ही है, और ये मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आई? और हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये दोनों मिनिमम वैल्यू सेम थीटा के लिए होनी चाहिए। तो बताओ, इस ये स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। कब? जब cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा हेवी लग रहा हो ये, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो परेशानी नहीं होगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कब होता है? जब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख दोगे, और अगर cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब हम ध्यान देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां से भी तो वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास y मिनिमम जो हो जाता है वो तब होता है जब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो बस आपको सीधे सीधे अब आंसर लिखने के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए, cos थीटा और सेक थीटा दोनों की वैल्यू को क्या रख देना है? 1 रख देना है। तो रख दीजिए यहाँ पे cos थीटा की भी वैल्यू 1 और सेक थीटा की भी वैल्यू 1। तो y मिनिमम हमारा क्या हो गया? 18 प्लस 8, दैट इज 26, एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? यानी कहने का मतलब कि इसकी अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सीधे इसकी भी वैल्यू 1 रख दो और इसकी भी वैल्यू 1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 26, और वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पे 24 विल बी अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, 24 मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कैसे? तो आपको करना क्या है, अब समझ में आया? इस केस में आपको हमेशा यह देखना है कि y इज इक्वल टू, अगर आपके पास a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, एक कंडीशन ही बना देता हूं। इसमें दो केसेस आपको देखने हैं। अगर आपका
ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना, ए ग्रेटर देन बी यानी कहने का मतलब ये वाला सिनेरियो। और अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस कॉस 4 थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 से बड़ी आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि इस केस में बताओ ए एम इज इक्वल टू जी एम कब होगा? ध्यान से देखो, आप इसमें ए एम इज इक्वल टू जी एम कब होगा? जब आपके पास ए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आए, है ना। और यहां से आप देखोगे तो कॉस 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन बी। और अगर ए अपॉन बी 1 से बड़ा हुआ तो थीटा की तो कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसमें दो केसेस लेंगे हम। केस 1, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो y की मिनिमम वैल्यू सीधे सीधे कब हो जाएगी? जब सेक थीटा भी 1 हो और कॉस थीटा भी 1 हो, तो सीधे सीधे आंसर आपका a प्लस बी हो जाएगा। समझ में आया क्या? केस 2 अगर हम लेते हैं, ठीक है, जब आपके पास a लेस देन इक्वल टू बी हो, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू बी, और ऑब्वियसली ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कॉस 4 थीटा है ना, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू a लेस देन इक्वल टू बी है। एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ताकि वो नेगेटिव वाला चक्कर ही ना रहे, है ना। नेगेटिव वाला चक्कर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो नेगेटिव वाला चक्कर हटा देता हूं, क्योंकि फिर पॉजिटिव नेगेटिव दो दो चीज देखते हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो इस केस में आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब अगर ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होता है ना, तब यहां पे आप ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो इस केस में y बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये ए बी हो जाएगा। और यहां से आप बोलोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी, और यहां से आप बोलोगे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab आ गया, यानी इस केस में आपके पास y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2ab। ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गया कि अगर, फिर से एक बार मैं यहां पे एक फाइनल रिजल्ट के तौर पे आपके पास लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट ये कर लीजिए कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे दो केसेस आपको अज्यूम करने हैं। केस 1, ठीक है, जब आपके पास a ग्रेटर देन b हो, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो, तो इस केस में y मिनिमम जो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इस केस में y मिनिमम जो हो जाएगा वो 2ab हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हम याद रखेंगे तो कभी भी परेशानी हमें नहीं होगी, ठीक है। आइए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास y इज इक्वल टू 4 साइन, तो जैसा कॉस के लिए किया है ना वही सेम साइन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है क्या? ऑलराइट। तो चलिए यहां पे सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियरली कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो छोटा है एज कंपेयर टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा सीधे सीधे आंसर लिख लेंगे आप, y मिनिमम अभी अभी हमने बात करी थी कि ट्वाइस ए बी, तो यानी ट्वाइस रूट अंडर कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 4। सीधे सीधे आंसर। देखिए यहां से बोला था ना ट्वाइस ए बी, और कोएफिशिएंट इस केस में ट्वाइस ए बी हमने इसलिए बोला क्योंकि कोएफिशिएंट हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिया है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्वाइस रूट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, यहां पे देखिए उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि अब इस बार कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बड़ा हो गया। तो बताइए अभी आपको जरा भी सोचना है क्या इसकी मिनिमम वैल्यू लिखने में? नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा दोनों की वैल्यू 1 रख दो और y मिनिमम हमारा क्या हो गया? सीधे 5, एंड दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है।
तो कितना आसान हो गया आप समझने के बाद, आपको जरा भी अब दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? ऑलराइट, यहां पे भी सेम देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के कोएफिशिएंट से बड़ा है, बिना सोचे समझे। ठीक है, हम सीधे y मिनिमम की वैल्यू क्या रख दें, 4 + 27 = 31। दैट्स इट। ठीक है क्या? फाइंड द मिनिमम ऑफ 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो वापस से वही आ गया, कोई बात नहीं, हमने अभी अभी इसका आंसर लिखा ही था। ये क्या हो जाएगा, 18 + 8 दैट इज 26। बताइए कितना आसान हो गया। बस आपको देखना है कोएफिशिएंट। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बड़ा है साइन स्क्वायर थीटा से, आंसर a + b। समझ में आ रही बात, यानी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। और अगर सेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बड़ा है कॉस स्क्वायर थीटा से, आंसर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, दैट इज इट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पार्ट 4 ऑफ द एंटायर सेक्शन, जहां पे हम मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग के बारे में सीख रहे थे। ठीक है।